लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने प्रांत ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था और उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया था। उसमें से कम ही क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आखिरी में हम लोगों ने फेजेज ऑफ ग्रोथ पढ़ा था और ग्रोथ की कुल 3 फेज थी, मेरिस्टेमेटिक फेज, इलांगेशन फेज और मैचुरेशन फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज वो था जिसमें सेल डिवाइड करती हैं, इलांगेशन फेज वो था जिसमें सेल इलांगेट या इनलार्ज करती है, आओ आगे आओ, इनलार्ज करती है, और तीसरा मैचुरेशन फेज वो था जिसमें सेल में कोई बदलाव नहीं आता है, सेल अपना मैक्सिमम साइज या वॉल की थिकनेस ये सब मेंटेन कर लेती है। तो आज इंपॉर्टेंट लेक्चर है। हेडिंग डालिए ग्रोथ रेट, हेडिंग ग्रोथ रेट। पहले कुछ चीजें समझ ली जाएं, फिर एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ लेंगे। तो हेडिंग डालें ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट का जो एक लाइन में डेफिनेशन है कि किसी एक निश्चित समय में, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में जो ग्रोथ इंक्रीज होती है, जैसे शुरुआत में धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती फिर तेजी से बढ़ने लगती हैं, तो ग्रोथ इंक्रीज पर यूनिट टाइम, एक निश्चित समय में जो ग्रोथ होती है उसी को हम लोग कहते क्या हैं, ग्रोथ रेट। तो सिर्फ इसके सामने लिख लीजिए इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम। एक निश्चित समय में जो ग्रोथ में परिवर्तन या जो बॉडी में परिवर्तन होता है ग्रोथ के फॉर्म में, उसी को हम कहते हैं ग्रोथ रेट। और ग्रोथ रेट के या ग्रोथ के दो पैटर्न होते हैं। एक होता है एरिथमेटिक ग्रोथ और एक होती है जियोमेट्रिक ग्रोथ। तो एरिथमेटिक ग्रोथ और जियोमेट्रिक ग्रोथ, इसी जियोमेट्रिक ग्रोथ का दूसरा नाम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। यहां से इतनी बात एक लाइन समझ लेंगे, यदि कभी संख्या कुछ इस प्रकार से बढ़े, यदि एक संख्या से बढ़ 2 संख्या हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए और ऐसे ऐसे संख्या बढ़े, तो ये एरिथमेटिक ग्रोथ में आती है। फिर देखो, एक संख्या है बढ़ के 2 हो जाए, फिर बढ़ के 4 हो जाए, 8 हो जाए, 16 हो जाए, ऐसे बढ़ती चली जाए, ये जियोमेट्रिक ग्रोथ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही इंक्रीज हो तो ये एरिथमेटिक है, और 1 2 4 8 16 32 64 ऐसे इंक्रीज हो तो वो जियोमेट्रिक है। तो हमको ये समझना है कि इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे कैसे बढ़ता है, या इसमें 1 2 4 8 16 32 कैसे हो जाता है। इन दोनों के तरीके में अंतर होता है, इसी नाते ग्रोथ के पैटर्न में अंतर है। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग एरिथमेटिक और फिर हम लोग पढ़ेंगे जियोमेट्रिक। तो ये लिख लीजिए, मेन हेडिंग डालिए एरिथमेटिक ग्रोथ। देखें, एरिथमेटिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई भी परिस्थिति जिसमें नंबर कुछ इस प्रकार से बढ़े कि पहले एक संख्या थी, फिर 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी,
फिर 4 और ऐसे संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ स्लो ग्रोथ होती, धीरे धीरे ग्रोथ होती है, लेकिन कांस्टेंट देखिए यहाँ से यहाँ एक का अंतर है, यहाँ से यहाँ भी एक ही का अंतर है, यहाँ से यहाँ भी एक ही का अंतर है। तो कांस्टेंट अगर कहीं ग्रोथ हो रही है धीरे धीरे, तो जान लीजिए कि वहाँ क्या चल रहा है, एरिथमेटिक ग्रोथ हो रही है। अब होता क्या वो देखिए, जैसे मान लेते हैं कि कोई ये डाटर सेल है, ये कोई पर्टिकुलर सेल है, इसने डिवीजन किया और ये 2 सेल बना ली। अब उसके बाद होता क्या है, एक सेल ने कहा हम डिवाइड नहीं करेंगे और दूसरी सेल ने कहा हम डिवाइड करेंगे। तो बताओ अभी कितनी सेल हैं? तो अगर ये डिवाइड कर गई तो सेल ही खत्म हो गई। तो कुल कितनी सेल दिख रही हैं? 3 दिख रही हैं। तो पहले एक सेल थी, फिर कितनी हो गई थी? 2 सेल, और थोड़ी देर बाद कितनी संख्या हो गई? 3 सेल। अब ये फिर डिवाइड नहीं करेगी, ये फिर डिवाइड करेगी, तो 2 हो जाएंगे। अब कितनी होंगी? तो 2 ये और 2 ये, कुल कितनी हो जाएंगे? 4 सेल। तो 1 2 3 4 ऐसे होती हैं कि जो 2 सेल बनती है माइटोसिस के बाद, उसमें एक सेल डिवाइड नहीं करती और दूसरी सेल डिवाइड करती है। तो जो डिवाइड नहीं करती वो जाती कहाँ है? तो इधर देखो कहाँ जाती है। जैसे मान लेते, कल हम लोगों ने बताया था कि ये लाइन है और इसके नीचे कोई मेरिस्टेमेटिक सेल है। एक मेरिस्टेमेटिक सेल जब डिवाइड करती है तो 2 सेल बनती हैं। तो एक सेल चली जाती है इलांगेशन जोन में और एक वही मेरिस्टेमेटिक में रह जाती है। तो जो इलांगेशन जोन में चली गई है वो अब डिवाइड तो करेगी नहीं, थोड़ी देर बाद ये सेल फिर डिवाइड करेगी। जब ये सेल फिर डिवाइड करेगी तो नीचे तो अभी एक ही सेल रहेगी, लेकिन ऊपर अब हो जाएंगी 2 सेल। कैसे 2 सेल? ये फिर डिवाइड करेगी तो फिर से 2 बन जाएंगी और ये पुरानी वाली सेल। तो 1 सेल, फिर 2 सेल, फिर 3 सेल, फिर 4। तो मेरिस्टेमेटिक रीजन में जो मेरिस्टेमेटिक सेल का डिवीजन होता है और उससे जो ग्रोथ होती है वो कौन सी ग्रोथ होती है? एरिथमेटिक ग्रोथ होती है। इसी नाते एरिथमेटिक ग्रोथ का ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है, इलांगेशन ऑफ रूट एट कांस्टेंट रेट। और यहाँ कौन सी सेल डिवाइड करती हैं? तो अगर मेरिस्टेमेटिक सेल के डिवीजन से ग्रोथ आपसे पूछ ली जाए तो आप कहेंगे कौन सी ग्रोथ हो रही है? एरिथमेटिक ग्रोथ हो रही है। क्यों? ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, डिवाइड करके जैसे 2 बनेगी, एक चली जाएगी इलांगेशन जोन में, फिर ये डिवाइड करके 2 बनेगी तो फिर एक इलांगेशन जोन में। तो अभी संख्या 1 है, थोड़ी देर बाद 2 है, थोड़ी देर बाद 3 है, ऐसे बढ़ती चली जाएगी। तो दोनों डाटर सेल डिवाइड नहीं करती हैं। एक डाटर सेल डिवाइड करती है तो दूसरी डाटर सेल है वो डिफरेंशिएट हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी और मैच्योर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? इलांगेशन ऑफ रूट एट कांस्टेंट रेट, क्योंकि वहाँ क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल है। अब जब कभी ग्राफ बनाया जाता है कि एक तरफ ग्रोथ ले लो, एक तरफ टाइम, अब ग्रोथ का कोई पैरामीटर ले सकते हो, जैसे एक तरफ लेंथ ले लो, दूसरी तरफ टाइम ले लो। तो इधर तरफ ले लिया गया लेंथ, इधर तरफ ले लिया गया टाइम, तो कैसा? स्ट्रेट लाइन या लीनियर कर्व मिलता है। इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो LT इक्वल टू L0 RT होता है, जिसमें LT का मतलब होता है लेंथ है एक निश्चित टाइम, लेंथ है टाइम t। L0 का मतलब लेंथ है टाइम 0, टाइम 0 का मतलब क्या? बिगिनिंग की बात हो रहा है। t तो टाइम है और r क्या है? ग्रोथ रेट है। ये बगल में एक मैंने शब्द लिख दिया है एब्सोल्यूट ग्रोथ। अभी आगे पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में कि जो ग्रोथ होती है वो 2 टाइप की होती हैं, एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव का अंतर भी आगे समझाएंगे। अभी आप याद कर लेंगे एरिथमेटिक ग्रोथ में जो आर है वो कौन सी है? तो आंसर देंगे वो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट होती है, ना कि रिलेटिव ग्रोथ रेट होती है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि एरिथमेटिक ग्रोथ का एग्जाम्पल बताओ, तो आप या तो ये बताओगे मेरिस्टेमेटिक रीजन, या तो कहोगे इलांगेशन ऑफ रूट एट क्या? कांस्टेंट रेट। जरा एनसीईआरटी ओपन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। यहां देखिए कैसे लिखा है, इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम। इसी को कहते क्या है? ग्रोथ रेट। रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस मैथमेटिकली भी इसको कर सकते हैं। एन ऑर्गेनिज्म आर ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस मोर सेल इन वैरायटी ऑफ वेज। 2 रास्ते हैं, एक कौन सा? एरिथमेटिक और एक कौन सा? जियोमेट्रिक।
अभी हमने एरिथमेटिक पढ़ा है, देखो एक सेल है, फिर 2 सेल हैं, फिर 3 सेल हैं, फिर 4 सेल हैं, फिर 5, ऐसे संख्या बढ़ती चली जाएगी। अभी इस डायग्राम को देखेंगे, इसको भी देखेंगे। यहां लिखा है ग्रोथ रेट शोज एन इंक्रीज दैट में भी, यह हो सकती कि एरिथमेटिक हो या हो सकती क्या हो, ज्योमेट्रिकल हो। लेकिन एरिथमेटिक की अगर हम लोग बात करेंगे तो कह रहा है फॉलोइंग द माइटोटिक सेल डिवीजन, मतलब माइटोसिस के बाद की बात कर रहा है। फॉलोइंग द माइटोटिक सेल डिवीजन, हाईलाइट कर लो, ओनली वन डाटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड। तो जो दूसरी डाटर सेल है वो कहाँ चली गई, तो वो डिफरेंशिएट हो जाती है और क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। इसका सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ अर्थमेटिक ग्रोथ इज एग्जाम्प्लीफाइड बाई, तो अंडरलाइन कर लो, टिक कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। क्या, रूट इलांगेशन एट क्या, कांस्टेंट रेट। कह रहा फिगर देखो तो फिगर देख लिया, कह रहा एक तरफ क्या ले लो लेंथ और दूसरी तरफ क्या ले लो टाइम। तो कैसा कर्व मिलेगा, लीनियर कर्व मिलेगा। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे, एल टी इक्वल टू एल जीरो आर टी लिखेंगे। एल टी का मतलब टाइम टी है, एल जीरो का मतलब टाइम जीरो है, आर का मतलब क्या है, ग्रोथ रेट या इलांगेशन। चूंकि लेंथ ले रहे हैं तो इलांगेशन पर यूनिट टाइम है। कह रहा ये डायग्राम है, तो ये देखिए लीनियर कर्व बना है, इधर की तरफ हाइट या लेंथ लिए, इधर की तरफ टाइम लिए। तो क्वेश्चन सिर्फ याद रखिएगा, केवल 3 सवाल। एरिथमेटिक ग्रोथ कब होती है, तो जब एक सेल डिवाइड करती है दूसरी डिवाइड नहीं करती है। दूसरा सवाल ये है एरिथमेटिक ग्रोथ का एग्जाम्पल कौन सा है, तो आंसर देंगे रूट इलांगेशन एट कांस्टेंट रेट, या मेरिस्टेमेटिक सेल की एक्टिविटी भी ऑप्शन में मिल सकता है। तीसरा इसका कर्व कैसा होता है, लीनियर होता है या स्ट्रेट लाइन कह सकते हो। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका है एल टी इक्वल टू एल जीरो आर टी। बस यही 4 क्वेश्चन आपको याद रखना है। एक सेल डिवाइड करेगी और दूसरी सेल डिवाइड नहीं। अगर दोनों सेल डिवाइड कर गई, अगर दोनों सेल डिवाइड कर गई तो तुरंत चेंज हो जाएगी ग्रोथ, और जो एरिथमेटिक है वो क्या हो जाएगी, वो ज्योमेट्रिक हो जाएगी। तो हेडिंग डालें जियोमेट्रिक ग्रोथ, पहले लिख लेते हैं फिर बताते हैं। देखो कैसे चीजें याद रहेंगी। पहला सवाल ये है कि जियोमेट्रिक ग्रोथ क्या है और कब होती है। तो पहला लाइन तो यही है कि माइटोसिस के बाद दोनों डाटर सेल क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो भाई जब दोनों डाटर सेल डिवाइड करेंगे, जैसे मान लो एक डाटर सेल है, ये कोई पर्टिकुलर सेल है, इससे 2 सेल बन गई। अब दोनों अगर डिवाइड करेंगे तो इससे भी 2 बनेंगी और इससे भी 2 बनेंगी। तो संख्या देखो, पहले संख्या 1 थी, फिर संख्या 2 हुई और सीधे संख्या 4 हुई। अब दोनों डिवाइड करेंगी तो 8 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर 32, 64 ऐसे। तो यहाँ जो संख्या बढ़ेगी उसका पैटर्न यही है कि 1 सेल से, 2 सेल से, 4 सेल से, 8 सेल से, 16 ऐसे बढ़ती चली जाएंगी। इसका मेन कारण क्या है, माइटोसिस के बाद दोनों डाटर सेल क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसका मतलब फिर ये मेरिस्टेमेटिक पे नहीं होना है। मेरिस्टेमेटिक में तो नियम है कि 2 सेल बनेंगी, 1 सेल चली जाएगी इलांगेशन में, 1 वहीं रह जाएगी। तो ये होगी कहाँ, तो इसके एग्जाम्पल याद कर लेंगे। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो किसी नेचुरल कंडीशन में रह रहा होगा, उसकी ओवरऑल बॉडी की जो ग्रोथ होगी वो कौन सी ग्रोथ होगी, जियोमेट्रिक। और यही टिपिकल ग्रोथ है, ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी है, ऐसा एग्जाम में आ जाएगी। टिपिकल ग्रोथ होती तो दोनों ग्रोथ है पौधे में, एरिथमेटिक भी होती है और जियोमेट्रिक भी होती है। क्वेश्चन पूछेगा टिपिकल ग्रोथ फॉर ऑल सेल या टिश्यू या ऑर्गन ऑफ प्लांट। तो टिपिकल शब्द अगर लिखा मिल जाए तो समझ लेना कौन सा है, जियोमेट्रिक। पौधे में होती दोनों है, एरिथमेटिक भी होती है और जियोमेट्रिक भी होती है, लेकिन टिपिकल का मतलब होता है स्टैंडर्ड बात। तो टिपिकल ग्रोथ कौन सी है, तो आंसर हम लोग कौन सी देंगे, तो जियोमेट्रिक ग्रोथ देंगे। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो नेचुरल कंडीशन में रह रहा है, उसकी बॉडी में जब ग्रोथ होगी तो ज्यादातर रोल कौन सा होगा, जियोमेट्रिक का, या उसमें सारे ऑर्गन, सारी सेल, सारे टिश्यू का जो टिपिकल ग्रोथ का तरीका होगा तो भी कौन सा, जियोमेट्रिक होगा। अब सवाल यह है कि होता क्या है, तो जब ग्राफ लेंगे तो एक तरफ ग्रोथ ले लेंगे, चाहे उसका कोई पैरामीटर साइज ले लें, एक तरफ क्या लेंगे, टाइम। तो कैसा मिलेगा, सिग्मॉइड कर्व मिलेगा। वहां कैसा मिला था, लीनियर मिला था, ठीक है।
अब जब सिग्मॉइड कर्व मिलेगा तो देखना पड़ेगा, तो सिग्मॉइड कहो चाहे इसको एस फेज भी, एस शेप भी कह सकते हो, सिग्मॉइड कहो चाहे एस शेप भी कह सकते हो। तो ये इस टाइप का बना हुआ है। इसकी खास बात जरा समझ लीजिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब सिग्मॉइड ग्रोथ करता है तो शुरू में स्लो स्लो होता है। क्यों? जरा देखिए, अभी 1 से 2 बना तो 1 का ही तो अंतर आया है, 2 से 4 बना तो 3 का अंतर आया है, और 4 से 8 बना तो भी 3 का अंतर है, और 8 से 16 बना तो जैसे 8 से 16 बना तो बहुत का अंतर आ गया है। अभी 16 से 32 बनेगा तो और भी बहुत अंतर आएगा। तो शुरू में देखिए बहुत कम कम चीजें बढ़ रही हैं भाई। 1 से 2 आने में केवल 1 का अंतर है, और 2 से 4 में केवल 2 का अंतर है, और 4 से 8 में 4 का अंतर है। पहले 1 का अंतर था, फिर 2 का अंतर, फिर 4 का अंतर, फिर 8 का अंतर, फिर 16 का अंतर। इसका मतलब जैसे जैसे आगे मान लेते यहाँ लिख दिया 1000, तो 1 डिवीजन करोगे तो सीधे क्या हो जाएगा 2000। तो शुरू में चीजें धीरे धीरे बढ़ेंगे, फिर बहुत तेजी से बढ़ने लगेंगे। इसी नाते शुरू में जो ग्रोथ होती है वो बहुत स्लो होती है, और फिर बहुत तेजी से ग्रोथ होने लगती है। लेकिन जब बहुत तेजी से ग्रोथ होगी तो न्यूट्रिएंट भी तो आप यूज करेंगे ग्रो करने के लिए। तो जिस हैबिटेट में आप रह रहे होंगे वहां न्यूट्रिएंट कम पड़ने लगेंगे, और जब न्यूट्रिएंट कम पड़ने लगेंगे तो ग्रोथ फिर से स्लो हो जाएगी। पहले स्लो क्यों थी? क्योंकि पहले इनिशियल वैल्यू ही बहुत कम थी, और बाद में स्लो क्यों हो जाती है? बाद में वैल्यू तो बहुत है, लोग बहुत हैं डिवाइड करने के लिए, लेकिन डिवाइड करने के लिए न्यूट्रिएंट भी तो चाहिए, और न्यूट्रिएंट ही कम पड़ गए। तो शुरू में ग्रोथ बहुत स्लो होती है, लैग फेज कहते हैं। बीच में बहुत तेज होती है, उसको लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं। और फिर नेचुरल हैबिटेट में रह रहे हैं, न्यूट्रिएंट की कमी आएगी, ग्रोथ स्लो हो जाएगी, और उसको हम क्या कहेंगे? फाइनली कहाँ पहुंच जाएगी? स्टेशनरी। स्टेशनरी की स्थिति ये हो जाएगी, फिर ये लाइन सीधी हो जाएगी, उसके बाद ग्रोथ नहीं होगी। तो कौन कौन से फेज मिलेंगे? तो कहोगे 3 फेज मिलेंगे, एक लैग फेज, एक लॉग फेज, एक स्टेशनरी फेज। लैग में शुरुआत में स्लो ग्रोथ होती है, लॉग फेज यही बीच की फास्ट ग्रोथ। ये आया हुआ सवाल है, सबसे तेज ग्रोथ किस फेज में होती है? लैग में कि लॉग में कि स्टेशनरी में? तो आंसर क्या देंगे? लॉग में, या इसी को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। बाद में क्या हो जाएगा? लास्ट में थोड़ा स्लो ग्रोथ हो जाएगी और फिर जाके रुक जाएगी। क्यों? तो लिखा है ड्यू टू लिमिटेड न्यूट्रिएंट इन ए हैबिटेट। तो ये लाइन बहुत काम की है कि शुरुआत में तेजी स्लो हुआ, ठीक है, बात समझ में आती है। जब तेज हो गई थी ग्रोथ, काफी तेजी से ग्रो करने लगे थे, तो फिर स्लो क्यों हो गए? तो जैसे तेजी से ग्रो करेंगे तो भाई अगर मान लो 1000 सेल हैं, उनको डिवाइड करके 2000 बनना है, तो न्यूट्रिएंट भी तो चाहिए, तो न्यूट्रिएंट ही कम पड़ जाएंगे, और न्यूट्रिएंट कम पड़ जाएंगे तो ग्रोथ धीरे धीरे स्लो हो जाएगी, और किस फेज में चली जाएगी? स्टेशनरी फेज में। तो 3 मेन फेज हो गए, कौन सी? 3 मेन फेज हो गई, कौन कौन सी? लैग फेज, लॉग फेज और स्टेशनरी फेज। थोड़ा और आगे भी इकोलॉजी में ये ग्राफ हम लोग फिर से पढ़ेंगे। ये नीचे की तरफ भी उतरता है, बाद में ये नीचे आ जाता है, इसको डिक्लाइन फेज भी कहते हैं। बाद में चीजें घटने लगेंगी, जब चीजें घटने लगेंगी तो क्या कहोगे? डिक्लाइन फेज। लेकिन यहाँ दिया नहीं तो हमको याद नहीं रखना है। अब सवाल है कि जब सिग्मॉइड वाले को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो W1 इक्वल टू W0 ERT है। W1 क्या होता है? फाइनल साइज, और W0 इनिशियल साइज। तो कुछ ना कुछ तो इनिशियल साइज होगा ही, ठीक है। E क्या है? बेस है नेचुरल लॉगरिथम का। R क्या है? ग्रोथ रेट। और T क्या है? टाइम। बस फर्क देख लीजिए, यहाँ ग्रोथ रेट के बगल में हमने क्या लिखा है? रिलेटिव, और वहां क्या लिखा था? ये अंतर है, रिलेटिव ग्रोथ रेट अलग होती है और एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट अलग होती है। तो पहले इसके क्वेश्चन कंपेयर के याद रखो। वहां ग्रोथ स्लो होगी लेकिन कांस्टेंट होती रहेगी। यहाँ शुरू में स्लो होगी, फिर तेज होगी, फिर स्लो होगी। वहां माइटोटिक के बाद एक सेल डिवाइड करेगी, एक सेल डिवाइड नहीं करेगी। यहाँ दोनों डिवाइड करेगी। वहां संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ेंगी, यहाँ 1 2 4 8 16 32 64 बढ़ेंगे। वहां का जो कर्व है वो लीनियर है, यहाँ का जो कर्व है सिग्मा। वहां के ग्रोथ के एग्जाम्पल, वहां के ग्रोथ के एग्जाम्पल क्या होंगे? तो वहां लिखा है रूट इलांगेशन एट कांस्टेंट रेट या मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहाँ के 2 एग्जाम्पल है। पहला, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कहाँ रहता हो?
नेचुरल हैबिटेट में रहता हो, और यही टिपिकल ग्रोथ है किसके लिए, ऑल सेल या टिश्यू या आर्गन ऑफ ए प्लांट। ठीक है, फिर आता है इसमें फेज कितनी, वहां फेज तो कोई है नहीं, यहाँ 3 फेज है, लैग है, लॉग है और स्टेशनरी फेज है। लैग का मतलब स्लो इनिशियल फेज, लॉग का मतलब बीच में तेज हो जाएगा और फिर से स्लो होकर के कांस्टेंट हो जाएगा। एक और इसका एक्सप्रेशन और उसका एक्सप्रेशन, वहां एल टी इक्वल टू L0 प्लस RT है, और यहाँ W1 इक्वल टू W0 ERT है। वहां और यहाँ में जो R है उसी में केवल अंतर है, क्या, या वहां R एब्सोल्यूट है और यहाँ R रिलेटिव। अभी पढ़ाएंगे एब्सोल्यूट और रिलेटिव। यहाँ एक क्वेश्चन और समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि जियोमेट्रिक ग्रोथ होनी है और ग्रोथ हम 2 से शुरू करें, तो अगर 2 से शुरू करेंगे और 3 स्टेप हो जाने देंगे तो 2 से 4 हो जाएगा और 4 से 8 हो जाएगा और 8 से 16 हो जाएगा। अच्छा, अगर हम ग्रोथ 4 से शुरू करें तो देखो क्या होगा, 3 ही स्टेप करना, यहाँ क्या होगा 8, यहाँ क्या होगा 16 और यहाँ क्या होगा 32। अब ध्यान से सुनिए, तो जो फाइनल साइज है, ये फाइनल साइज है और ये भी फाइनल साइज है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ फाइनल 32 पे है, यहाँ फाइनल 16 पे है, जबकि टाइम इसका जितना दिया गया है उतना ही टाइम इसका भी दिया गया है। तो एक ही समय में फाइनल साइज में अंतर क्यों आ गया, क्योंकि इनिशियल में अंतर है। तो याद रखिएगा, जब कभी जियोमेट्रिक ग्रोथ होती है तो जो फाइनल साइज W1 है वो किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल साइज कौन सा W0। ऐसी कोई भी ग्रोथ, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी कोई भी ग्रोथ जिसमें फाइनल साइज इनिशियल पर डिपेंड करे, इसका मतलब वहां रिलेटिव ग्रोथ हो रही है। और अगर फाइनल इनिशियल पर डिपेंड ना करे तो वहां कौन सी है, वहां एरिथमेटिक ग्रोथ हो रही है। तो जियोमेट्रिक ग्रोथ और एरिथमेटिक ग्रोथ में एक बड़ा अंतर है। एरिथमेटिक ग्रोथ में फाइनल साइज इनिशियल पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि जियोमेट्रिक में फाइनल साइज इनिशियल पर डिपेंड करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए। एरिथमेटिक क्या, फाइनल साइज नॉट डिपेंड ऑन, कहां, इनिशियल। जबकि जियोमेट्रिक में फाइनल साइज डिपेंड ऑन इनिशियल, क्योंकि यहां होती है रिलेटिव ग्रोथ रेट। क्या होती है, रिलेटिव ग्रोथ रेट। एक क्वेश्चन, दूसरा सवाल और देख लीजिए। जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है उसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रिप्रेजेंट क्या करती है, तो इसको इफिशियंसी इंडेक्स भी कहते हैं। इसको इफिशियंसी इंडेक्स भी कहते हैं। और ये भी बताती है कि प्लांट के पास नया बनाने की क्षमता कितनी। जरा देखो भाई, जिसके पास कम होगा उसके पास नया बनाने की क्षमता क्या होगी, कम, और जिसके पास शुरू में ही ज्यादा होगा उसके पास नया बनाने की क्षमता क्या होगी, ज्यादा। तो इफिशियंसी इंडेक्स का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल। और ये किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन इनिशियल। भाई शुरुआत में अगर ज्यादा है तो आप नया ज्यादा बनाएंगे, और शुरुआत में कम है तो आप नया कम बनाएंगे। तो ये जो नया बनाने की क्षमता है ये इनिशियल पर डिपेंड करती है, और यही किसमें है, ये जियोमेट्रिक में है।
किसमें नहीं है, अरिथमेटिक। वहां तो चेंज एक ही का आना है ना, आप 10 पे हो तो 11 पे जाओगे, 20 पे हो तो 21 पे जाओगे। यहां अगर 10 पे हो तो सीधे किस पे हो जाओगे, 10 का डबल करोगे क्या हो जाएगा, वो 20, और फिर 20 का डबल करोगे फिर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ इनिशियल पर डिपेंड करेगा, वहां इनिशियल पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ जो ग्रोथ रेट है वो कौन सी है, रिलेटिव, इसी को इफिशियंसी इंडेक्स कहते हैं। ये एबिलिटी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल को रिप्रेजेंट करती है, और ये किस पर डिपेंड करती है, इनिशियल। लिख लिया हो तो जरा एनसीईआरटी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए लेट अस सी। कह रहा व्हाट हैपन इन द जियोमेट्रिकल ग्रोथ, कह रहा इन मोस्ट सिस्टम, ज्यादातर समय क्या, जो इनिशियल ग्रोथ होती है वो क्या होती है, स्लो, और स्लो को क्या कहते हो, लैग फेज। फिर ये तेजी से बढ़ जाती है, और किस फेज में, एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ती है, इसको क्या कहते हो, लैग फेज की जगह क्या हो जाएगा, लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज। क्यों ऐसा क्यों हुआ है, लिखा है दोनों प्रोजनी सेल आफ्टर द माइटोटिक सेल डिवीजन एबिलिटी टू क्या, डिवाइड। हाउएवर, लेकिन होता क्या है, लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई होती है, तो ग्रोथ धीरे धीरे क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, और कहाँ पहुंच जाएगी, स्टेशनरी फेज में। कह अगर प्लाट लेंगे, इफ यू प्लाट ए पैरामीटर ऑफ ग्रोथ अगेंस्ट क्या टाइम, तो टिपिकल हमको कैसा मिलेगा, सिग्मॉइड या एस शेप कर्व मिलेगा। और सिग्मॉइड कर्व पहचान है, ये लाइन टिक कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। सिग्मॉइड कर्व पहचान है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ग्रो कर रहा हो, कहाँ, नेचुरल हैबिटेट या नेचुरल एनवायरनमेंट। और इट इज लिखा है, इट इज किसके बारे में लिखा है, सिग्मॉइड या जियोमेट्रिकल बारे में लिखा है। इट इज टिपिकल फॉर, क्या लिखा है, ऑल सेल या टिश्यू या ऑर्गन ऑफ ए प्लांट। तो ये दोनों लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन यू थिंक सम मोर सिमिलर एग्जाम्पल कह दो, नहीं इतना कुछ सोचेंगे नहीं। व्हाट काइंड ऑफ कर्व यू एक्सपेक्ट छोड़ दीजिए। हाँ, सीजनल एक्टिविटी बताओ क्या होगा, तो सीजन में ऐसे कर्व बनता है, ऐसे बढ़ता है, ये स्टेशनरी हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर स्टेशनरी हो जाएगा, फिर हर सीजन में क्या करेगी, ग्रोथ होगी। तो हर सीजन में तेजी से ग्रो करेगा, फिर रुक जाएगा, फिर तेजी से ग्रो करेगा, फिर रुक जाएगा। तो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे बनता चला जाएगा। लिखा है, अगर हम इसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखें तो ये लिखा जाएगा, W1 क्या है फाइनल, W0 क्या है इनिशियल, R क्या है ग्रोथ रेट, T क्या है टाइम, E क्या है बेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है। यहाँ जो R है वो क्या है, रिलेटिव ग्रोथ रेट है, एंड इज आल्सो मीजर, ये क्या बताती है, तो अंडरलाइन करो, एबिलिटी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस क्या, न्यू प्लांट मटेरियल। और इसी को कहते क्या है, इफिशियंसी इंडेक्स। और यहीं पर फाइनल साइज मतलब W1 डिपेंड करता है किस पर, इनिशियल साइज मतलब W0। तो ये लाइन बहुत काम की है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में फाइनल साइज इनिशियल पर क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, और ये यहाँ जो ग्रोथ रेट यूज होता है वो कौन सा होता है, रिलेटिव। चलिए हेडिंग डालिए, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन। क्वांटिटेटिव कंपैरिजन ऑफ ग्रोथ, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन ऑफ ग्रोथ। यहाँ ये दो डायग्राम बने हैं, पहले जरा कुछ चीजें समझ लेते हैं फिर अभी आएंगे यहाँ। तो हमको दो चीजें पढ़नी है, एक पढ़ना है
एब्सोल्यूट ग्रोथ और एक रिलेटिव ग्रोथ। जरा देख लीजिए, लिखिएगा नहीं। इसकी जो डिफिनीशन है स्टैंडर्ड, कह रहे हैं कि टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, एक निश्चित समय में जो टोटल ग्रोथ होती है उसी को हम एब्सोल्यूट ग्रोथ कहते हैं। एग्जाम्पल समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं ये लीफ है और ये ग्रो कर गई, तो ये इस पुराना साइज छोटा बन गया है और ये नया साइज है। जैसे मान लेते हैं कि इसका 5 स्क्वायर मीटर एरिया या स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया था और इसका 10 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया हो गया है, तो अंतर कितने का आया है? तो यहां से यहां जब गए हैं तो जो एब्सोल्यूट ग्रोथ हुई है वो कितनी है? तो कहोगे 5 की हुई है। भाई 5 थे 10 हो गए तो कितनी अंतर आ गया? 5 ही का तो अंतर आया। ठीक है, और देखो, जैसे मान लेते हैं कि पहले से थोड़ी लीफ बड़ी है और इसका ग्रोथ हो गया, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि पहले से ये 50 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया है और बाद में बढ़ करके 55 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया हो गया। तो बताओ यहां से यहां जब गए हैं तो एब्सोल्यूट कितना हुआ है? तो अभी भी ये कितना है? 5 है। बस अंतर एक चीज आपको दिखाई पड़ जाना चाहिए, क्या? यहां 5 से 10 हुआ है तब 5 का अंतर आया है और यहां 50 से 55 हुआ है तब 5 का अंतर आया है। तो रियल में किसकी ग्रोथ ज्यादा हुई है? रियल में किसकी ग्रोथ ज्यादा हुई है? तो आप सोचो इसकी ग्रोथ ज्यादा हुई है। क्यों? भाई इसके पास बहुत कम मटेरियल था, इसने अपने मटेरियल को डबल कर लिया है। और यहां देखो, यहां 50 थे, अगर डबल करते तो क्या हो जाते? 100 हो जाते, तब इनका उनका बराबर होता। यहां मटेरियल कम था, ग्रोथ ज्यादा हो गई। यहां मटेरियल ज्यादा था, ग्रोथ क्या हुई है? जबकि एब्सोल्यूट ग्रोथ देखो, एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है? सेम। तो एक्चुअल जो ग्रोथ होती है उसी को, या एक्चुअल जो चेंज आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट ग्रोथ कहते हैं। यहां से यहां चेंज कितना आया? 5 का। यहां से यहां कितना चेंज आया? 5 का। ठीक है, इस वाली पत्ती में भी ग्रोथ एब्सोल्यूट कितनी है? 5 ही की है और यहां भी एब्सोल्यूट कितनी है? 5 की है। अब इधर आ जाओ, रिलेटिव। ये होती है ग्रोथ पर यूनिट टाइम पर यूनिट इनिशियल। यहां पर यूनिट इनिशियल भी यूज हो रहा है। ये तो सेम चीज लिखी है ना, जो यहां लिखा वही यहां लिखा। एक निश्चित समय में एक निश्चित इनिशियल पर जितनी होती है उसी को क्या कहते हैं? रिलेटिव ग्रोथ। रिलेटिव ग्रोथ निकालने का फार्मूला होता है, अगर आपको रिलेटिव ग्रोथ निकालना है तो एब्सोल्यूट ग्रोथ अपान इनिशियल लिखा जाता है। ये इसका फार्मूला है। जरा बताओ इस केस में या उस केस में रिलेटिव ग्रोथ कितनी है? तो इस पत्ती का नाम हम लिख लेते हैं ए और इस पत्ती का नाम लिख लेते हैं बी। जरा हमको ए का बताओ, ए की रिलेटिव ग्रोथ। तो एब्सोल्यूट कितनी है? 5 और इनिशियल कितना है? 5। आंसर कितना आया? 1 आया। अच्छा, बी की रिलेटिव बताओ, एब्सोल्यूट कितनी है? एब्सोल्यूट तो 5 ही है और इनिशियल कितना है? तो इनिशियल तो 50 है। आंसर कितना आया बता दो? 0.1।
ध्यान से सुनेंगे, ए और बी की रिलेटिव ग्रोथ में से किसकी रिलेटिव ग्रोथ ज्यादा है? तो रिलेटिव ग्रोथ ए की ज्यादा है किससे? बी से, जबकि एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है? बराबर है। तो जो कंक्लूसिव बात आप याद रखेंगे क्या, कि जब कभी हम ग्रोथ रेट का डिस्कशन करते हैं तो हम दो तरीके से चीजों को देखते हैं। एक हम एक्चुअल चेंज देखते हैं, जो बदलाव आया होता है, उस बदलाव को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ। जैसे 5 से 10 हो गया तो 5 ही का चेंज आया, और 50 से 55 हो गया तो भी 5 ही का चेंज आया। तो दोनों पत्तियों में कितने का एक्चुअल चेंज आया है? 5 ही का चेंज आया है। तो दोनों की एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है? 5 ही है। तो दोनों की एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है? सेम है। लेकिन जब हम रिलेटिव ग्रोथ की बात करते हैं तो रिलेटिव ग्रोथ कहता है चेंज इन पर यूनिट टाइम पर इनिशियल पैरामीटर। अब इनिशियल पैरामीटर क्या था? अब इनिशियल साइज आपने ले लिया, तो कह रहा है इनिशियल था पहले कितना? 5, और चेंज कितना आया? 5। और यहाँ इनिशियल कितना था? 50, चेंज कितना आया? 5। इसी नाते बी की रिलेटिव ग्रोथ और ए की रिलेटिव ग्रोथ में क्या है? अंतर है, जबकि ए और बी की एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है? सेम है। लिखो, अरे कुछ भी ऐसे बना लो, ज्यादा अच्छा ना बनाओ यार। क्या दोबारा लिखने लगे हो? लिख लिया? चलो देखो, कह रहा कंपैरिजन करें ग्रोथ की, तो कर लेते हैं। मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ, यहां से लिखो, हाईलाइट करो, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम को ही क्या कहते हो? एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कहते हो। जबकि दूसरा है ग्रोथ ऑफ ए गिवन सिस्टम, यहां क्या लिखा है? पर यूनिट टाइम, आगे लिखा है ऑन कॉमन बेसिस। जैसे क्या? पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर, यहां 2 बार पर है, पर यूनिट टाइम है और पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर है, तब इसी का नाम क्या हो जाएगा? कह रहा फिगर देख लो, देख लिया, ए और बी 2 लीफ है, ड्रा डिफरेंट साइज है, सो एब्सोल्यूट इंक्रीज, एब्सोल्यूट तो इंक्रीज होता ही है, ए में भी होता है, बी में भी होता है, और बढ़ के क्या बन जाते हैं? ए डैश और बी डैश बन जाते हैं। कह रहा वन ऑफ देम सो, विच वन ऑफ देम सो हायर रिलेटिव ग्रोथ। रिलेटिव ग्रोथ किसकी ज्यादा है? किसकी ज्यादा है और क्यों ज्यादा है? किसकी ज्यादा है और क्यों ज्यादा है? तो देखो क्यों ज्यादा है, इसके पास इनिशियल वैल्यू कम है, ये ज्यादा बना रहा है, इसका इनिशियल वैल्यू ज्यादा है और ये कम बना रहा है। तो नया मटेरियल बनाने की क्षमता किसकी ज्यादा है? ए की। ए का इफिशियंसी इंडेक्स क्या है? ज्यादा है, किससे? बी से। पीछे पढ़े थे ना अभी इफिशियंसी इंडेक्स, तो इफिशियंसी इंडेक्स किसका ज्यादा है? तो कहोगे ए का ज्यादा है, किससे? बी से। अब ये देख लो, देखिए एक सेल है, 2 बनी, 4 बनी, ये क्या हो रहा है? ये जियोमेट्रिक ग्रोथ। अब यहां देखो, ये जाइगोट का डेवलपमेंट है, तो जाइगोट का जब डेवलपमेंट करके एम्ब्रायो बन रहा होता है, तो यहां देखो होता क्या है। शुरू में भैया जाइगोट एक सेल रही होगी, शुरू में जाइगोट एक सेल रही होगी, डिवाइड करके क्या बन गई? 2 सेल, फिर डिवाइड करके 4 सेल, फिर 8 सेल, 16 सेल, 32। तो अगर 1 से 2 से 4 से 8 से 16 से 32 बन रही है, इसका मतलब कौन सा ग्रोथ है? तो जियोमेट्रिक फेज है। लेकिन धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ते जाओगे वैसे देखो क्या होगा, क्या शुरू हो जाएगी? अरिथमेटिक। तो यहां लिखा है स्टेज ड्यूरिंग एम्ब्रायो डेवलपमेंट शो, क्या? तो आंसर देंगे जियोमेट्रिक एंड अरिथमेटिक। पहले कौन सी होगी? पहले जियोमेट्रिक होगी, फिर क्या होगी? अरिथमेटिक। तो एक लाइन लिख लो, जहां लिख रहे थे एक लाइन लिख लो, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, उसके सामने एरो करके लिख दो, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, और उसके सामने एरो करके लिखिए बोथ जियोमेट्रिक एंड अरिथमेटिक। बोथ जियोमेट्रिक एंड अरिथमेटिक, अरिथमेटिक
और जियोमेट्रिक के नीचे लिख दीजिए इनिशियल, पहले जियोमेट्रिक ही होगी। जियोमेट्रिक के नीचे क्या लिख देंगे? इनिशियल। एक और क्वेश्चन, जाइगोट का डिवीजन जब होता है तो कौन सी ग्रोथ होती है? अरिथमेटिक की जियोमेट्रिक? तो डिवीजन से जियोमेट्रिक होती है। तो एक लाइन और लिख लीजिए, जाइगोट डिवीजन, जाइगोट डिवीजन, और उसके सामने एरो करके लिख दीजिए जियोमेट्रिक। चलिए अब हेडिंग डालिए कंडीशन फॉर ग्रोथ। कंडीशन फॉर ग्रोथ से अभी तक कभी कोई सवाल नहीं आया है, फिर भी सुन लेते हैं, 4-5 पॉइंट लिख भी लेंगे हम लोग। पहला सवाल है, हेडिंग डाल लीजिए कंडीशन फॉर ग्रोथ, और 4-6 लाइनें सुन लीजिए, यही अंडरलाइन कर लेंगे, फिर हम लिखा देंगे। अभी शुरू करें। कंडीशन फॉर ग्रोथ मतलब ग्रोथ के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं। तो ग्रोथ के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है पौधे की, जिसमें सबसे पहली नीड है वाटर, वाटर चाहिए। दूसरी नीड है ऑक्सीजन चाहिए अगर एरोबिक है प्लांट, और तीसरी नीड है उसको मिनरल या न्यूट्रिएंट्स, चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट हो चाहे मैक्रो। कम से कम 3 चीजें चाहिए। 3 और चीजें चाहिए, उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर भी चाहिए, और उसको ऑप्टिमम लाइट भी चाहिए। ऑप्टिमम लाइट, वाटर, एयर, सब कुछ उसको ऑप्टिमम चाहिए, एंजाइमेटिक एक्टिविटी उसकी सही हो। तो अगर कंडीशन आपसे पूछी जाती क्या क्या चाहिए या नीड क्या है, तो कहोगे वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, मिनरल चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, लाइट चाहिए, इवन ग्रेविटी का भी क्या होता है, असर होता है ग्रोथ में। अब एक एक बारे में 2-2, 3-3 बातें सुननी है। सबसे पहला सवाल ये है कि पौधे को वाटर क्यों चाहिए। तो सिर्फ 3 लाइनें आप याद रखोगे। किसी भी प्लांट की जो ग्रोथ है वो उस पौधे के वाटर स्टेटस पर डिपेंड करती है। अगर पानी कम होगा तो ग्रोथ ही निश्चित कम हो जाएगी। तो पानी का ग्रोथ से रिलेशन क्या है वो देख लीजिए, अभी लिखिएगा नहीं। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर प्लांट सेल है और इसके अंदर ये वैक्यूल है। इस सेल को ग्रो कराना है, सेल वाल तो थोड़ी मजबूत होती है, तो ये सेल कैसे इनलार्ज करेगी। तो इनलार्ज करने का तरीका देखो क्या किया गया है। तरीका ये किया गया है कि जो वाटर है वो सेल के अंदर इस वैक्यूल के अंदर चला जाएगा। तो जैसे वैक्यूल के अंदर जाएगा हाल बदल जाएगा। क्या? ये जो सेल है इसके अंदर की वैक्यूल बड़ी हो जाएगी। अब जब वैक्यूल बड़ी होगी तो हाल क्या, फर्क क्या पड़ेगा वो देखिए। यहां साइटोप्लाज्म होगा, इस जगह साइटोप्लाज्म होगा। तो आप सोचो अगर वैक्यूल बड़ी हो रही होगी तो साइटोप्लाज्म पर प्रेशर बढ़ रहा होगा। तो साइटोप्लाज्म क्या करेगा, इस वाल को इधर धक्का देगा, इसको इधर धक्का देगा, इसको इधर धक्का देगा, इसको इधर धक्का देगा। तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा कि सेल वाल बाहर की तरफ शिफ्ट कर जाएगी और हम कहेंगे सेल इनलार्ज कर गई। तो सेल की इनलार्जमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वाटर का। वाटर जब किसी सेल के अंदर आता है तो क्या बढ़ जाता है? तो बढ़ जाता है टर्गर प्रेशर। यहां एनसीईआरटी में एक शब्द लिखा है टर्जिडिटी, ये देखो लिखा हुआ है, लिखा है टर्जिडिटी ऑफ जो सेल है वही क्या कराती है, एक्सटेंशन ग्रोथ कराती है। किसी पौधे का जो वाटर का रिलेशन है वो डायरेक्ट जुड़ा है ग्रोथ से। अगर पानी कम तो ग्रोथ क्या होगी, कम। वाटर अंदर आएगा, टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, वैक्यूल बड़ी होगी, साइटोप्लाज्म को धक्का देगी, साइटोप्लाज्म वाल को धक्का देगा, वाल बाहर जाएगी और सेल क्या कर जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो वाटर का जो असली रोल है वो प्लांट के सेल के टर्गर प्रेशर में है। एक क्वेश्चन। दूसरा, वाटर नहीं होगा तो मीडियम नहीं होगा, मीडियम नहीं होगा तो एंजाइम एक्टिविटी नहीं होगी। तो वाटर का दूसरा रोल है एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए क्या देना, मीडियम देना। अभी देखो कि इधर अंडरलाइन कुछ ना करो, सुन लो। फिर सवाल आएगा
ऑक्सीजन की क्या आवश्यकता है? तो ऑक्सीजन की सीधी आवश्यकता है रेस्पायरेशन। ऑक्सीजन होगा तो एरोबिक रेस्पायरेशन होगा तो एनर्जी निकलेगी, और एनर्जी भी तो जरूरी है ग्रोथ के लिए। तो ग्रोथ के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? रेस्पायरेशन से। रेस्पायरेशन किससे होगा? ऑक्सीजन से। वो काम खत्म हो गया। तीसरा है मिनरल। मिनरल जो होते हैं, चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट हो चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट हो, ये सब मिनरल या न्यूट्रिएंट कहाँ इन्वॉल्व होते हैं? तो चैप्टर चूंकि मिनरल न्यूट्रिशन बचा नहीं है, ये प्रोटोप्लाज्म की सिंथेसिस। जैसे देखो, मान लेते ये एक सेल है और हमको ग्रोथ करना है तो सेल डिवाइड भी तो करना होगा। तो जब सेल डिवाइड करोगे और दो सेल बनाओगे तो जो इसके अंदर का प्रोटोप्लाज्म है उसको डबल नहीं करना पड़ेगा, तो प्रोटोप्लाज्म की सिंथेसिस करनी पड़ेगी। और प्रोटोप्लाज्म की सिंथेसिस में कौन इन्वॉल्व है? तो आंसर देंगे माइक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट या मिनरल। फिर आता है टेम्परेचर। सभी एंजाइम के काम करने का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। हर पौधे का भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। C4 का अलग होता है, C3 का अलग होता है। अगर पौधे को ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलेगा तो पौधा फोटोसिंथेसिस बढ़िया करेगा, तो फोटोसिंथेसिस बढ़िया करेगा तो ग्रोथ बढ़िया करेगा। ऑप्टिमम नहीं मिलेगा तो उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। लाइट का भी वही कॉन्सेप्ट है। अगर लाइट ऑप्टिमम मिली तो फोटोसिंथेसिस बढ़िया, लाइट नहीं मिली तो फिर फोटोसिंथेसिस खराब। ग्रेविटी का हाल ये है कि जो रूट है वो नीचे जाती है जबकि स्टेम क्या है? ऊपर जाता है। ये जियोट्रॉपिक मूवमेंट होता है। तो ग्रेविटी की तरफ जाओ तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, और ग्रेविटी के अगेंस्ट जाओ तो नेगेटिव जियोट्रॉपिक। तो ओवरव्यू यहाँ 4-5 क्वेश्चन है, पूछा कुछ नहीं गया। हम फिर से सुना देते हैं, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, फिर 5 बातें लिख लेंगे। किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए हमको कई चीजें चाहिए। वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, मिनरल न्यूट्रिएंट चाहिए, ऑप्टिमम लाइट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, ग्रेविटी का भी रोल है। बात खत्म। वाटर का सबसे पहले, किसी प्लांट की जो ग्रोथ है वो उसके वाटर स्टेटस से सीधे जुड़ी है। वाटर कम तो ग्रोथ कम, वाटर ज्यादा तो ग्रोथ ज्यादा। वाटर का सीधा रिलेशन टर्गर प्रेशर या टर्जिडिटी से है, और टर्जिडिटी का रिलेशन पौधे की सेल की लंबाई बढ़ने से है। वाटर मीडियम देगा, काहे के लिए? एंजाइम की एक्टिविटी। फिर आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जरूरी है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, एनर्जी निकलेगी, उससे ग्रोथ होगी। फिर आएगा क्या? टेम्परेचर, ऑप्टिमम। मिनरल, मिनरल प्रोटोप्लाज्म की सिंथेसिस के लिए चाहिए। फिर आएगा लाइट, ऑप्टिमम लाइट और ऑप्टिमम टेम्परेचर। एक बार जरा इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम कुछ पॉइंट लिखेंगे, आप लिख लीजिएगा। व्हाई डू यू नॉट ट्राई टू राइट डाउन दैट क्या नेसेसरी कंडीशन फॉर ग्रोथ? तो लिस्ट जब बनाओगे तो लिस्ट में पहला नाम वाटर, दूसरा नाम ऑक्सीजन, तीसरा नाम न्यूट्रिएंट आर एसेंशियल एलिमेंट। प्लांट सेल ग्रो करेगी किसमें? साइज बाई कैसे? सेल इनलार्जमेंट। और तब क्या चाहिए? वाटर। तो ये इंपॉर्टेंट है। सेल के इनलार्जमेंट में क्या लगेगा? वाटर लगेगा। क्यों लगेगा? तो मैंने भी एक्सप्लेन किया है। टर्जिडिटी ऑफ सेल हेल्प इन एक्सटेंशन। इसका मतलब प्लांट का जो ग्रोथ है और उसका जो डेवलपमेंट है वो सीधे जुड़ा है किससे? वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट। और वाटर ही क्या देगा? मीडियम देगा। किसके लिए? एंजाइम एक्टिविटी। फिर आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिलीज करवाएगा क्या? एनर्जी, जो कि जरूरी है किसके लिए? ग्रोथ। फिर आएंगे न्यूट्रिएंट, मैक्रो और माइक्रो। ये सब जरूरी है किसके लिए? सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इनको ये सोर्स ऑफ एनर्जी में भी यूज होते हैं। इनके अलावा सभी प्लांट ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर कोई गड़बड़ी कर दोगे, रेंज से कम दे दोगे या रेंज से ज़्यादा, तो ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। इन्वायरमेंटल सिग्नल जैसे लाइट और ग्रेविटी का भी किस पर रोल है? फेजेज या स्टेजेज ऑफ ग्रोथ। तो हम 4-5 पॉइंट लिख रहे हैं, आप भी लिख डालो। क्वेश्चन कभी नहीं आया है। जो कभी नहीं आया वही तो 2025 में आया, ठीक है, तो वही 26 में आएगा। तो लिख डालिए कंडीशन ऑफ ग्रोथ। तो सारी बातें जो सुनाए हैं
अगर ग्रेविटी की तरफ जाओ तो पॉजिटिव और ग्रेविटी के अगेंस्ट जाओ तो निगेटिव। वाटर का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। वाटर स्टेटस का प्लांट की ग्रोथ से रिलेशन है। प्लांट सेल इंक्रीज करेगी साइज में या इनलार्जमेंट ऑफ सेल तो पानी चाहिए, टर्जिडिटी ऑफ सेल चाहिए। पानी मीडियम देगा किसके लिए? एंजाइम के लिए। ऑक्सीजन क्या करेगी? एनर्जी रिलीज करवाएगी ग्रोथ के लिए। न्यूट्रिएंट सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म करेंगे, सोर्स ऑफ एनर्जी होंगे। ऑप्टिमम टेम्परेचर भी चाहिए, ऑप्टिमम लाइट भी चाहिए, ग्रेविटी का भी रोल है। एनसीईआरटी में इसके बाद जो हेडिंग है वो इंपॉर्टेंट है और वहां अच्छे क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। पिछले साल एक अच्छा क्वेश्चन डिजाइन होकर के आ गया था, डिजाइन होकर के नहीं आया था, वो एनसीईआरटी में क्वेश्चन लिखा है और वो बस वही क्वेश्चन ही पूछ लिया था। जैसे एनसीईआरटी बीच में जो क्वेश्चन नहीं लिखे रहते, पूछता रहता है, तो वो क्वेश्चन ही उठा के पूछ लिया था। तो हेडिंग डालें डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। तो पहले मैं एक फ्लो चार्ट लिख रहे हैं, वो फ्लो चार्ट आप लिख डालिए, फिर बताता हूं। 3 शब्द हैं, एक शब्द है डिफरेंशिएशन, एक है डी डिफरेंशिएशन, एक है रीडिफरेंशिएशन। अब सवाल यह है कि तीनों में क्या अंतर है और तीनों का क्या रिजल्ट है। सबने लिख लिया है, अब लिखेंगे नहीं, केवल सुनेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, केवल सुने देखे क्या है। तो किसी भी पर्टिकुलर प्लांट का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल हैं, चाहे वो रूट एपिकल मेरिस्टेम हो, चाहे वो सूट एपिकल मेरिस्टेम हो, चाहे कोई कैम्बियम हो, वहाँ मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करती हैं। तो जब मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करेंगी तो ढेर सारी नई सेल बनेंगी। उन ढेर सारी नई सेल को इमेच्योर सेल कहते हैं और इस ग्रोथ को प्लाज्मेटिक ग्रोथ कहते हैं, जिसमें सेल का केवल नंबर बढ़ेगा। एक सेल है, डिवाइड करके 2 बन गई, फिर डिवाइड करके 3 बन गई, 4 बन गई, 5, तो संख्या अगर बढ़ेगी तो हम क्या कहेंगे? प्लाज्मेटिक ग्रोथ। और सारी सेल क्या होंगी? इमेच्योर। इमेच्योर सेल का भविष्य अभी पता नहीं है कि कौन सी सेल भविष्य में क्या बनाएगी। जब उस पर्टिकुलर सेल का भविष्य निश्चित होने लगता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई सेल है, उसने तय किया कि हम जाइलम की सेल बनाएंगे, तो अगर वो जाइलम की सेल बनाएगी तो क्या क्या बदलाव आएगा? तो सबसे पहला बदलाव ये आएगा कि वो सेल अपने प्रोटोप्लाज्म का लॉस कर देगी, तो सबसे पहले तो अपनी जान दे देगी, डेथ हो जाएगी। दूसरा, अपनी सेल वाल को मोटी कर लेगी, उसमें लिग्नोसेलुलोज का डिपोजिशन हो जाएगा, सेल वाल उसकी थिक हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी और अपने सेल वाल को कुछ ऐसा बना लेगी कि उससे वाटर का क्या हो सके? ट्रांसपोर्ट हो सके। लेकिन वही बगल में दूसरी सेल है जिसने तय किया कि हम फ्लोएम बनाएंगे, तो जो बदलाव जाइलम बनाने में आएंगे क्या वही बदलाव फ्लोएम बनाने में आएंगे? ऐसा तो होगा नहीं। ध्यान से सुनेंगे। जब सेल इमेच्योर से मैच्योर होती है तो अपने में कुछ बदलाव लाती है, और बदलाव लाती है अपने काम के हिसाब से, स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। सेल ने तय किया हम जाइलम बनाएंगे तो जाइलम वाले बदलाव आएंगे, फ्लोएम बनाएंगे तो फ्लोएम वाले बदलाव होंगे, पैरेन्काइमा बनाएंगे तो पैरेन्काइमा वाले बदलाव आएंगे। तो जब इमेच्योर सेल में कुछ बदलाव हो करके वो मैच्योर सेल में कन्वर्ट हो जाए तो उसी घटना को कहते हैं मैच्योरेशन, या उसी घटना को कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन वह प्रोसेस है जिससे सेल में बदलाव होते हैं और स्पेसिफिक फंक्शन के लिए सेल तैयार होती है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि अगर ट्राइकरी एलिमेंट बनाना है, ट्राइकीट तो जाइलम का पार्ट है, तो उसको प्रोटोप्लाज्म का लॉस करना पड़ेगा, सेल वाल में डिपोजिशन करना पड़ेगा, सेल वाल थिक करनी पड़ेगी। ये सारे बदलाव जब आएंगे तो सेल एक विशेष काम करने लगेगी। तो जब कभी इमेच्योर सेल को मैच्योर सेल में कन्वर्ट किया जाए, सेल में कुछ बदलाव करके, तो उसी घटना का नाम क्या है? डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन में कुछ से लेकर के क्या हो सकते हैं, मेजर चेंज हो सकते हैं। कहाँ, सेल वॉल में या कहाँ, प्रोटोप्लाज्म में। बदलाव के बाद दो ऑप्शन होते हैं। सेल ने तय किया कि हम अपना प्रोटोप्लाज्म लॉस कर देंगे, तो सेल की डेथ निश्चित है। तो हो सकता है कि जो मैच्योर सेल हो वो क्या हो जाए, डेड सेल। कुछ सेल ने तय किया नहीं, हम प्रोटोप्लाज्म का लॉस नहीं करेंगे, कुछ और बदलाव कर लेंगे, तो हो सकता है जीवित बच जाए, तो क्या कहोगे, लिविंग सेल। जो मैच्योर सेल है उन्हीं का दूसरा नाम डिफरेंशिएटेड सेल है। तो डिफरेंशिएशन वो प्रोसेस है जिससे डिफरेंशिएटेड सेल बनती हैं, और डिफरेंशिएटेड सेल ही क्या होती हैं, मैच्योर सेल होती हैं, और वो स्पेसिफिक फंक्शन के लिए होती हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां तक बिल्कुल क्लियर। पहला सवाल है कि प्लाज्मेटिक ग्रोथ क्या है। तो जब मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करके ढेर सारी इमेच्योर सेल बना ले तो उसी को क्या कहोगे, प्लाज्मेटिक ग्रोथ। बात खत्म हो गई। जब कभी इमेच्योर सेल मैच्योर सेल में कन्वर्ट हो कुछ या ढेर सारे चेंजेज की मदद से और स्पेसिफिक काम के लिए बदलाव हो, तो उसी का नाम क्या है, मैच्योरेशन, या उसी का नाम क्या है, डिफरेंशिएशन। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। एग्जाम्पल समझ लीजिए कि जब एपिकल, जैसे मान लेते हैं ये सूट एपेक्स है, यहाँ से नया स्टेम बनेगा। तो जब नया स्टेम बनेगा तो नया प्लांट बॉडी बनेगी, तो नया जाइलम भी तो बनेगा। तो जब नया जाइलम बनाना होगा तो उस दौरान क्या होगा, जाइलम की सेल बनानी पड़ेंगी। तो सेल कैसे बनाओगे, अगर ट्रैकीड बनाना है तो प्रोटोप्लाज्म लॉस कर देंगे, सेल वाल थिक कर देंगे, लिग्नोसेलुलोज का डिपोजिशन कर देंगे, इलास्टिक वाल हो जाएगी, और सेल कुछ ऐसी हो जाएगी कि वो लंबी दूरी तक क्या ले जा पाए, लंबी दूरी तक वो वाटर ले जा पाए। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। किसी के मन में कोई डाउट, आगे बढ़े। मान लेते हैं कि ये कोई प्लांट है, इसमें मैच्योर सेल हैं जो कि डिफरेंशिएटेड सेल हैं। डिफरेंशिएटेड सेल दो कैटेगरी की होती हैं, डेड और लाइव। तो जो सेल मर गई है उसका तो बात खत्म कर दें। जैसे 3 सेल का नाम ले रहे हैं, आप बताएं। एक है पैरेनकाइमा, एक है कोलेनकाइमा, एक है स्क्लेरेनकाइमा। बताओ इसमें लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल कौन है और डेड डिफरेंशिएटेड सेल कौन है। तो पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल है, जबकि स्क्लेरेनकाइमा डेड है। जाइलम की ट्रैकीड भी क्या है, डेड डिफरेंशिएटेड सेल है। तो जो सेल मर गई हैं किसी पर्टिकुलर प्लांट के, उनमें तो अब दोबारा डिवीजन की कैपेसिटी आएगी ही नहीं, लेकिन जो सेल जीवित हैं उनके पास संभावना है। तो जो डिफरेंशिएटेड सेल हैं उसमें से जो डेड सेल हैं उन्होंने तो अपनी डिवीजन की कैपेसिटी को परमानेंट लॉस कर दिया, कभी डिवाइड अब नहीं करेंगे। लेकिन जो जीवित हैं उन्होंने अभी डिवीजन बंद किया है, लेकिन उनका मन करेगा तो वो फिर से डिवाइड कर जाएंगे। अगर लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल फिर से डिवाइड करने लगे, अगर लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल फिर से डिवाइड करने लगे, तो उसी डिवीजन की घटना को क्या कहते हैं, डी डिफरेंशिएशन। अब जब डिवीजन करेंगे तो कुछ बनाएंगे भी तो। लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल जब डिवीजन करेंगे तो कुछ क्या करेंगे, बनाएंगे। तो जो बनेगा उसका नाम डी डिफरेंशिएटेड सेल, और जिस प्रोसेस से बनेगा उसका नाम डी डिफरेंशिएशन। ये एग्जाम्पल से समझ में आएगा क्या। कोई प्लांट है मैच्योर, उसमें 2 प्रकार की परिस्थितियां होंगी, एक डिफरेंशिएटेड डेड सेल होगी, एक डिफरेंशिएटेड लिविंग सेल होगी। डेड सेल ने तो परमानेंट अपने डिवीजन की कैपेसिटी को खत्म कर दिया है, लेकिन जो लिविंग है उसमें डिवीजन अभी बंद है, लेकिन आगे डिवीजन स्टार्ट हो सकता है। तो यदि लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल डिवीजन को फिर से शुरू कर देती हैं, तो जब डिवीजन शुरू कर देंगी तो कुछ न कुछ बनेगा। तो जो बनेगा उसका नाम डी डिफरेंशिएटेड सेल होगा, और जिस प्रोसेस से बनेगा उसका नाम डी डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर प्लांट में लिविंग पैरेनकाइमेटस सेल हैं और वो डिवाइड करके नया कैम्बियम बनाते। देखो इधर इस डायग्राम समझ में आएगा।
ये एक वैस्कुलर बंडल है, इसमें फ्लोयम है, इसमें जाइलम है। ये मान लेते हैं कि प्राइमरी फ्लोयम है, ये मान लेते हैं प्राइमरी जाइलम। जाइलम और फ्लोयम के बीच जो कैम्बियम पाई जाती है इसका नाम इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। ये किसी प्राइमरी प्लांट बॉडी में है। तब तक पैरेन्काइमा सेल ने कहा हम नया कैम्बियम बनाएंगे। तो बनाओ नया कैम्बियम। देखो इस कैम्बियम और इस कैम्बियम के बीच या इस वैस्कुलर बंडल और इस वैस्कुलर बंडल के बीच बन गया कौन सा? इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। तो जो इंटरफैसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम में अंतर है। इंट्रा का मतलब होता है के बीच या के अंदर, इंट्रा का मतलब होता है के अंदर। तो जाइलम और फ्लोयम के बीच में पहले से है और ये नई बनी है, तो जो नई बनेगी उसी का नाम क्या होगा? इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। इंटरफैसिकुलर कैम्बियम का बनना बढ़िया एग्जाम्पल है किसका? डी डिफरेंशिएशन। तो डी डिफरेंशिएशन से क्या बनता है? तो कहोगे इंटरफैसिकुलर कैम्बियम बनता है। और क्या बनता है? तो वो यहाँ डायग्राम दिखा नहीं सकते हैं। कार्क कैम्बियम भी बनता है। तो किसी पर्टिकुलर पौधे में जब सेकेंडरी ग्रोथ करनी होती है तो नया कैम्बियम बनाया जाता है। कौन सा? इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। और कौन सा? कार्क कैम्बियम। इंटरफैसिकुलर कैम्बियम और कार्क कैम्बियम का जो बनना है वो किसका रिजल्ट है? डी डिफरेंशिएशन का। तो इंटरफैसिकुलर कैम्बियम और कार्क कैम्बियम क्या है? तो कहोगे डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू। डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस है और जो बनेगा वो डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू। तो क्वेश्चन पूछेगा बताओ किसी भी पौधे में डी डिफरेंशिएशन के बाद क्या क्या बना? तो कहोगे दो चीजें बनी। एक क्या बना? इंटरफैसिकुलर कैम्बियम बना और क्या बना? कार्क कैम्बियम बना। यहां तक बिल्कुल क्लियर। अब इंटरफैसिकुलर कैम्बियम बन चुका है, कार्क कैम्बियम बन चुका है। तो जो डी डिफरेंशिएटेड सेल हैं उनमें डिवीजन की कैपेसिटी तो आ ही गई है। तो अब ये फिर डिवाइड करेंगी। तो जब ये फिर डिवाइड करेंगी तो कुछ ना कुछ नया बनाएंगी। जो नया बनाएंगी उसको रीडिफरेंशिएटेड सेल। तो जो प्रोसेस होगी उसका नाम रीडिफरेंशिएशन। क्या नया बनाएंगे? तो ये जो इंटरफैसिकुलर कैम्बियम है यही बनाएगा सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोयम। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोयम कहां से बनेंगे? नए कैम्बियम से बनेंगे। इसी को कहेंगे क्या? रीडिफरेंशिएशन। आराम से सुनेंगे। डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल, डी डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल और रीडिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल। डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल है प्लांट में प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाओ, प्राइमरी जाइलम बनाओ, प्राइमरी फ्लोयम बनाओ। ये सब डिफरेंशिएशन का है। ट्रैकीड बनाओ, उसमें वाल डिपॉजिट करो, सारे काम करो, ये डिफरेंशिएशन। अगर इंटरफैसिकुलर कैम्बियम और कार्क कैम्बियम बना रहे हो तो ये किसका एग्जाम्पल है? डी डिफरेंशिएशन। और उससे नया जाइलम बनवाओ, नया फ्लोयम बनवाओ, नई सेकेंडरी कार्टेक्स बनवाओ, नया सेकेंडरी कार्टेक्स बनवाओ, नई कार्क बनवाओ। ये सब किसका एग्जाम्पल है? तो आंसर देंगे क्या? डी डिफरेंशिएशन। तो किसी पौधे में सबसे पहले क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा। उससे बनेगी प्राइमरी प्लांट बॉडी। फिर उसमें जो जीवित होंगे वो क्या करेंगे? डी डिफरेंशिएशन। उससे बनेगा क्या? इंटरफैसिकुलर कैम्बियम और कार्क कैम्बियम। उसमें क्या होगा? रीडिफरेंशिएशन। तो बनेगा क्या? रीडिफरेंशिएटेड सेल। जैसे क्या बना? सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोयम, सेकेंडरी कार्टेक्स, या क्या बना? कार्क। बिल्कुल क्लियर है? कुछ मन में भ्रम तो नहीं है? एक बार और सुन लेते हैं, फिर हम जैसे लिखेंगे आप वैसे लिख लीजिएगा। किसी भी पौधे में पाई जाती हैं मेरिस्टेमेटिक सेल, उनके डिवीजन से सेल की संख्या बढ़ती है, उसको कहते हैं प्लाज्मेटिक ग्रोथ। मेरिस्टेमेटिक सेल से प्लाज्मेटिक ग्रोथ से इमेच्योर सेल बनेंगी। उन्हीं इमेच्योर सेल का होगा डिफरेंशिएशन। इसी का दूसरा नाम मैच्योरेशन। रिजल्ट है बनेंगी मैच्योर सेल या डिफरेंशिएटेड सेल फॉर ए स्पेसिफिक फंक्शन।
स्पेसिफिक फंक्शन के लिए बन जाएंगी। फिर क्या होगा, उसमें से डेड भी होंगी और लिविंग भी होंगी। जो डेड होंगी उनकी डिवीजन की कैपेसिटी परमानेंट लॉस होगी, लेकिन जो लिविंग होंगी उनकी डिवीजन की कैपेसिटी बाद में रीजनरेट हो जाएगी। जैसे ही लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल फिर से डिवीजन स्टार्ट करेंगे, हम कहेंगे शुरू हो गया क्या, डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन जब होगा तो डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू भी बनेगा। जैसे क्या बना, तो कहोगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना और कार कैम्बियम बना। जो डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू है उसमें डिवीजन तो हो ही रहा है, उससे नई चीजें जब बनेंगी उस प्रोसेस का नाम री डिफरेंशिएशन, और जो बन के तैयार होगा उसका नाम री डिफरेंशिएटेड सेल या टिश्यू कह सकते हो। जैसे सेकेंडरी जाइलम बनना सेकेंडरी फ्लोएम, जो बढ़ाया है वो बढ़ा लीजिए, फिर हम जो लिख रहे हैं उसे लिख डालिए और सोचते रहिए। और सोचते रहिए कि जब टिश्यू कल्चर करते हैं, जब टिश्यू कल्चर करते हैं तो किसी पौधे का करते क्या है, लीफ का कोई पार्ट या स्टेम या रूट का कोई पार्ट लेते हैं और उससे पूरा पौधा बना देते हैं, हाँ या ना। तो टिश्यू कल्चर में रूट स्टेम लीफ का कोई हिस्सा लेकर के पूरा पौधा जब बनता है तो बीच में एक स्टेज बनती है, उसका नाम है कैलस, फिर पूरा पौधा बनता है। पिछले साल ही क्वेश्चन पूछा है कि लीफ की सेल से कैलस बनाना क्या है, वही 3 ऑप्शन, डिफरेंशिएशन है कि डी डिफरेंशिएशन है कि री डिफरेंशिएशन है। ठीक है, आंसर भी बताएंगे, लिखना है सोचना है। तो हम लिख रहे हैं, आप लिख डालिए। प्लाज्मेटिक ग्रोथ क्या है, तो जब मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करके ढेर सारी इमेच्योर सेल बना ले तो मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ या प्लाज्मेटिक ग्रोथ। फिर होगा डिफरेंशिएशन, ये प्रोसेस ऑफ मेचुरेशन है जिसमें इमेच्योर सेल डिफरेंशिएट कर जाएंगे, किसमें, मैच्योर सेल या डिफरेंशिएट सेल। कैसे, या तो कुछ या तो मेजर चेंज, कहाँ, सेल वॉल या प्रोटोप्लाज्म। और ये क्यों करेंगे, तो फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। सेल क्या कर देती है, लॉस कर देती है कैपेसिटी टू डिवाइड। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ट्रैकरी एलिमेंट ऑफ जाइलम क्या करते हैं, प्रोटोप्लाज्म का लॉस कर देंगे तो डेड सेल हो जाएंगे। लिग्नोसेलुलोजिक डिपोजिशन सेल वॉल पर होगा, सेल वॉल थिक हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी और ये एडाप्ट हो जाएगी किसके लिए, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए। जो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है वो डिफरेंशिएटेड सेल है। ये 2 कैटेगरी की होंगी, डेड और लिविंग। डेड के 2 एग्जाम्पल याद रखिएगा, स्क्लेरेन्काइमा और जाइलम फ्लोएम की भी कुछ सेल डेड होती हैं, और लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल भी होती हैं। लिविंग में पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा। डी डिफरेंशिएशन अभी पीछे बताए हैं कि जो डिफरेंशिएटेड सेल हैं वो लिविंग होती हैं, उन्होंने लॉस कर दिया था डिवीजन की कैपेसिटी को, लेकिन ये फिर से रीगेन कर लेती हैं। जैसे कैपेसिटी को रीगेन करेंगे वैसे क्या बनाने लगेंगी, नई सेल। नई सेल बनाएंगे, उनका नाम डी डिफरेंशिएटेड सेल और प्रोसेस का नाम डी डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल समझ में आएगा क्या, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाया गया, कार कैम्बियम बनाया गया, कहां से, लाइव डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल से। फिर आएगा री डिफरेंशिएशन, तो डी डिफरेंशिएशन का रिजल्ट क्या था, डी डिफरेंशिएटेड सेल। अब ये डिवीजन की कैपेसिटी तो आ ही गई है, तो जो डी डिफरेंशिएटेड सेल है वो फिर से डिवाइड करेंगे और आप फिर क्या बनाएंगे, नई सेल। तो अब जब नई बनेंगे उनका नाम री डिफरेंशिएटेड सेल होगा। एग्जाम्पल समझ में आएगा, डी डिफरेंशिएशन से क्या बना था, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कार कैम्बियम, और री डिफरेंशिएशन से इन्हीं से बनेगा। तो देखो क्या बनेगा, ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है वो बना लेगी क्या, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम, और ये जो कार कैम्बियम है वो बना लेगी सेकेंडरी कार्टेक्स और कार्क। तो इससे सेकेंडरी कार्टेक्स और कार्क बनना, इससे सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बनना, ये किसका एग्जाम्पल है, तो आंसर क्या देंगे, री डिफरेंशिएशन। साइड हेडिंग डालिए, फेट भविष्य ऑफ
डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का भविष्य का मतलब ये है कि जब सेल डिफरेंशिएट करेगी तो कौन सी सेल बनाएगी, जाइलम की सेल बनाएगी कि फ्लोएम की सेल बनाएगी कि एपिडर्मिस की सेल बनाएगी कि कॉर्टेक्स की बनाएगी, कौन सी सेल बनाएगी। तो जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा वो इस बात पर तय करेगा कि सेल है कहाँ। अगर सेल जैसे रूट टिप पर है तो उसको रूट कैप बनाना पड़ेगा, और सेल अगर बाहर की तरफ है तो एपिडर्मिस बनाना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनेंगे, किसी पर्टिकुलर प्लांट की जो ग्रोथ है वो ओपन है, कुछ भी बन सकता है, और डिफरेंशिएशन भी क्या है, ओपन है। ओपन का मतलब है कि एक ही मेरिस्टेम से कई अलग अलग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो फाइनली बनेगा क्या, तो फाइनली बनेगा क्या ये इस पर तय होगा कि वो सेल है कहाँ। अगर वो सेल अंदर की तरफ है तो उसको जाइलम फ्लोएम बनाना पड़ेगा, टिप पर है तो रूट कैप बनाना पड़ेगा, और बाहर की तरफ है तो एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स बनाना पड़ेगा। लिख लीजिए, प्लांट ग्रोथ कैसी होती है, ओपन। और यहां एनसीईआरटी में लिखा है इनडिटर्मिनेट एंड डिटर्मिनेट, दोनों लिखा है। चूज करना पड़े तो इनडिटर्मिनेट। और प्लांट में जो डिफरेंशिएशन होगा, लिखते चले, ये भी ओपन होगा। ओपन का मतलब है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगे, arise from same मेरिस्टेम। तो फिर फाइनल स्ट्रक्चर किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन लोकेशन ऑफ सेल। कैसे, सेल एट रूट टिप है तो क्या बना लेगी, और सेल एट पेरीफेरी है तो इसको बनाना पड़ेगा एपिडर्मिस या कॉर्टेक्स। और सेल अगर सेंटर पर है तो बनाना पड़ेगा वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम। शुरू करें। हेडिंग डालिए डेवलपमेंट। अभी पढ़े हैं क्या कि यदि मेरिस्टेमेटिक सेल है तो डिवीजन करेगी, और डिवीजन से बनेंगे क्या, इमेच्योर सेल, और इमेच्योर सेल से बनेंगे क्या, मैच्योर सेल, और अंततः क्या हो जाएगी, ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। मेरिस्टेमेटिक सेल से डिवीजन होकर के इमेच्योर सेल बनना क्या है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ है। ये क्या है, और फिर बुढ़ापा आएगा जिसको सेनीसेंस कहते हैं। तो जीवन में घटनाएं क्या होंगी, प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगा, फिर डिफरेंशिएशन, और ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन को ही मिला करके क्या कहते हैं, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को मिला करके कहते हैं डेवलपमेंट।
तो डेवलपमेंट वास्तव में क्या है? ये सम है ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। डेवलपमेंट रियल में क्या है? तो कहोगे चेंज है। चेंजेज ड्यूरिंग लाइफ, जो बदलाव होते हैं वही डेवलपमेंट है। तो कहां शुरू करोगे? तो सीड जर्मिनेशन से लेकर के डेथ तक जितना कुछ होगा। जीवन ऐसे ही चलता है। पहले प्लाज्मेटिक ग्रोथ होती है, फिर मैचुरेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, पौधा काफी दिन जीवित रहता है, फिर सेनीसेंस का फिनोमेना हो जाता है जिसको बुढ़ापा आना कहते हैं, और अंततः पौधे की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। सीड के जर्मिनेशन से लेकर के पौधे की डेथ के बीच का जितना टाइम है उस सब में क्या आएगा? डेवलपमेंट आएगा। फैक्टर फॉर डेवलपमेंट, सब कहानी रटने वाली है, जैसे समझने वाली होगी तुरंत रोकेंगे। फैक्टर कौन से होंगे? तो दो ही फैक्टर दुनिया में है। एक कौन सा? इंट्रिंसिक फैक्टर और एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब अंदर के फैक्टर और एक्सट्रिंसिक का मतलब बाहर के फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर में दो चीजें आते हैं, जेनेटिक फैक्टर और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, या क्या कहोगे? और इंट्रिंसिक सॉरी एक्सट्रिंसिक में कौन आएंगे? एक्सट्रिंसिक में बहुत सारे लोग आएंगे, वही टेम्परेचर, लाइट, वाटर, एयर, दुनिया भर की चीजें हैं। ये इस नाते बताया था कि उसको वास्तव में ये पढ़वाना है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इस नाते बता दिया कि इंट्रिंसिक में कौन है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। तो मेन हेडिंग यही है ही। डेवलपमेंट में एक छोटी सी हेडिंग नहीं, छोटा सा पैराग्राफ लिखा है, एग्जामिनर को लेकिन बहुत पसंद है, खूब सवाल आ रहा है। प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक से उसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। प्लास्टिक की सिटी नहीं है, प्लास्टिसिटी है। शुरू करें। हेडिंग डालें, प्लास्टिसिटी एंड हेटेरोफिली, वो काम की हेडिंग है। वहां 2-3 क्वेश्चन अच्छे हैं, और अब कुछ नहीं लिखेंगे, देखेंगे केवल।
प्लास्टिसिटी एंड हेट्रोफिली का मतलब पहले देख लो क्या है। तो एक लाइन का केवल कॉन्सेप्ट है यहाँ। इधर देखिए, जैसे जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर प्लांट है, ये कोई प्लांट है और इस प्लांट जिस इन्वायरमेंट में ये रह रहा है उस इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हो गया। तो जैसे ही इन्वायरमेंट में कुछ चेंज होगा ये प्लांट रिस्पांस करेगा उस चेंज को। तो जब रिस्पांस करेगा तो क्या रिस्पांस करेगा? बोलेगा कि गर्मी बहुत लग रही है, या बोलेगा कि ठंडी बहुत लग रही है। बोलेगा तो कुछ है नहीं, तो करेगा क्या? अपने शरीर में कुछ बदलाव कर लेगा। तो जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज होता है प्लांट उसको रिस्पांस देता है। और रिस्पांस क्या देता है? अपने अंदर जो स्ट्रक्चर उसके हैं उसमें कुछ बदलाव करेगा। किसी भी पौधे में जो स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, क्या बदल के? कंडीशन बदल के, उसी को कहते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी इज एबिलिटी टू चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट ऑन चेंज इन कंडीशन। अब कंडीशन चेंज मतलब इन्वायरमेंट चेंज कर दो, या एक और चेंज हो सकता है, फेज ऑफ लाइफ भी तो चेंज होती है। बच्चा पहले छोटा था तो जुवेनाइल फेज कहते हैं, फिर बड़ा होता तो एडल्ट फेज आती है। तो चेंज अगर फेज में चेंज हुआ है, एज में चेंज हुआ है, तो भी प्लांट में चेंज आ जाता है। तो एज बदलने से पौधा जो बदल जाए या इन्वायरमेंट बदलने से पौधे में जो बदलाव आ जाएं, उसी घटना को क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब है प्लांट की वो योग्यता जिससे प्लांट अपने में बदलाव कर ले अकॉर्डिंग टू द चेंज। अब चेंज कहाँ आया है? या तो इन्वायरमेंट में चेंज आया है या तो उसकी लाइफ के फेज में चेंज आया है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे 3 पौधे हैं, काटन है, कोरिएंडर है और लार्कस्पर। काटन छोड़ दीजिए, लार्कस्पर छोड़ दीजिए, कोरिएंडर हरी धनिया है। तो धनिया का जो छोटा पौधा होता है, तो जब छोटा होता है तो उसकी पत्ती का शेप दूसरा होता है, और जब धनिया का पौधा बड़ा हो जाता है तो पत्ती का शेप बदल जाता है। तो पत्ती का शेप बदला, क्या बदलने से? एज बदलने से। तो ये क्या है? प्लास्टिसिटी है। अब चूंकि लीफ का शेप बदला है, तो यदि पौधा लीफ का शेप चेंज कर रहा है तो उसी को क्या कहते हो? हेट्रोफिली। तो हेट्रोफिली का मतलब चेंज इन शेप ऑफ लीफ होता है। अब चेंज इन शेप ऑफ लीफ क्यों हुआ है? क्योंकि लाइफ बदली है। तो हेट्रोफिली किसका एग्जाम्पल है? तो आंसर देंगे प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल है। फिर देखिए, एक पौधा है बटरकप, जिसको रेननकुलस भी कहते हैं। उस पौधे की खास बात यह है कि यदि वो पौधा जमीन पर लगा है जहां पानी की बहुत ज्यादा कमी, थोड़ा बहुत है, मतलब ठीक ठाक पानी उसको मिला, लेकिन डूबा हुआ नहीं है, तो उसकी पत्तियां दूसरे प्रकार की होती हैं। लेकिन अगर वहीं पानी बहुत ज्यादा हो जाए और पौधा डूब जाए तो उसकी पत्तियों का शेप बदल जाता है। पत्तियों का शेप बदला, इसका मतलब क्या हुआ है? हेट्रोफिली। और बदला कब है? इन्वायरमेंट बदलने से। तो फिर इसको क्या कहोगे? प्लास्टिसिटी। तो हेट्रोफिली अगर काटन में हुई, कोरिएंडर में हुई और लार्कस्पर में हुई, ये भी प्लास्टिसिटी है। और हेट्रोफिली अगर बटरकप या रेननकुलस में हुई, ये भी प्लास्टिसिटी है, बस कारण अलग है। बटरकप में हेट्रोफिली कब हुई है? इन्वायरमेंटल कंडीशन के नाते, जबकि काटन, कोरिएंडर और लार्कस्पर में कब हुई है? तो क्या आंसर देंगे? एज। फिर से सुन लेते, यही 4-5 क्वेश्चन है, बहुत काम के हैं। जब कभी किसी पौधे के सामने अगर इन्वायरमेंट में बदलाव हो जाए या उसकी लाइफ के फेज में बदलाव हो जाए, तो पौधा उसको रिस्पांड करता है अपने में बदलाव करके। किसी भी पौधे की वो योग्यता जिससे वो अपने स्ट्रक्चर चेंज कर ले अकॉर्डिंग टू द रिस्पांस ऑफ चेंज, तो उसी को कहेंगे क्या? प्लास्टिसिटी। अब स्ट्रक्चर कौन सा बदलेंगे? तो शेप ऑफ लीफ बदल लेना। तो जैसे शेप ऑफ लीफ बदलोगे उसको हेट्रोफिली कहेंगे। अब शेप ऑफ लीफ कौन बदलेगा और कब बदलेगा? तो काटन, कोरिएंडर और लार्कस्पर एज के हिसाब से शेप बदलेंगे। जुवेनाइल का शेप कुछ और होगा, एडल्ट का शेप कुछ और होगा, ये भी हेट्रोफिली है। लेकिन बटरकप या रेननकुलस
एज के हिसाब से नहीं बदलेगा। कैसे बदलेगा? इन्वायरमेंट के, तो वो भी हेट्रोफिली है। तो बटरकप की हेट्रोफिली और कॉटन, कोरिएंडर और लार्कस्पर की हेट्रोफिली, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? आंसर देंगे प्लास्टिसिटी। जो लिख रहा हूं वैसे ही लिखें। प्लांट रेस्पॉन्ड करेगा टू चेंज इन एनवायरमेंट या चेंज इन लाइफ फेज। और रेस्पॉन्ड कैसे करेगा? रेस्पॉन्ड कैसे करेगा? तो ये चेंज कर लेगा। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, स्ट्रक्चर में चेंज कर लेने की जो क्षमता है, इसकी एबिलिटी को ही क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब पौधा अपने स्ट्रक्चर को बदल लेता है, यही क्या है? प्लास्टिसिटी है। अब कौन सा स्ट्रक्चर चेंज कर लोगे? तो देखो, अगर चेंज हो जाए किसमें? शेप ऑफ लीफ, तो इसी को कहते हैं क्या? इसी को कहते हैं हेट्रोफिली। और हेट्रोफिली एग्जाम्पल है किसका? प्लास्टिसिटी का। फिर एग्जाम्पल और समझ में आएंगे, दो हैं। पहला, हेट्रोफिली किसमें हुई? कॉटन में, कोरिएंडर में, और क्या? लार्कस्पर। ये क्या है? प्लास्टिसिटी ड्यू टू चेंज इन लाइफ फेज। ये जो इन सब की हेट्रोफिली है, ये भी प्लास्टिसिटी का ही एग्जाम्पल, बस किस आधार पर है? लाइफ। क्यों? जुवेनाइल प्लांट और एडल्ट प्लांट, इन दोनों की जो लीफ हैं वो क्या हैं? डिफरेंट हैं। देखो, धनिया की जो पत्ती मार्केट में लाते हो, खाते हो, वो सब जुवेनाइल वाले होते हैं। धनिया का अगर बड़ा पेड़ देखेंगे तो इतना बड़ा होता है, और मान लीजिए लगभग, हाँ, इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा पेड़ होता है, और उसकी पत्तियों का शेप बिल्कुल अलग होता है। जो पत्ती मार्केट में आपको मिलती है वो बिल्कुल अलग, वो बिल्कुल अलग। तो ये जो हेट्रोफिली हुई वो किसके चक्कर में हुई है? लाइफ फेज। फिर देखो, हेट्रोफिली इन बटरकप, या इसका दूसरा नाम रेननकुलस है। ये भी क्या है? प्लास्टिसिटी हुई है ड्यू टू चेंज इन इन्वायरमेंट। और क्या हुआ था? इन टेरेस्ट्रियल
और इनएक्वाटिक, इन दोनों कंडीशन की पत्तियों का शेप क्या था? अलग था। बोलो है कुछ? जमीन पर और पानी के अंदर अगर पौधा है, जैसे मान लीजिए पौधा लगा है, फिर बरसात हो गई, पौधा डूब गया, तो अगर डूब गया तो उसकी पत्तियों का शेप क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो हेट्रोफिली कई जगह देखने को मिलेगी, लेकिन हर बार हेट्रोफिली का कारण क्या होगा? अलग अलग होगा। यहाँ कारण क्या है? इन्वायरमेंटल कंडीशन है, और यहाँ कारण क्या है? फेज। तो इस पन्ने से एग्जाम में खूब क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लोरोफिल कम हो गया, वाह भाई वाह, बहुत सही। आज ही पता चला फ्राक के पास क्लोरोफिल है। जल्दी ना करो, जरा देख लो। सेल कहां से आएंगी? रूट एपिकल और सूट एपिकल मेरिस्टेम, या कहां से? कैम्बियम। हाईलाइट करो, डिफरेंशिएट करेंगी, मैच्योर करेंगी। क्यों? स्पेसिफिक फंक्शन, वो जो प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन है उसी का नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सेल क्या करेंगी? या तो कुछ या तो बहुत बदलाव करेंगी। कहाँ? सेल वॉल में, या कहाँ? प्रोटोप्लाज्म। एग्जाम्पल देखो, ट्रैकरी एलिमेंट ये जाइलम का है। सेल क्या करेंगी? सबसे पहले लॉस कर देंगी प्रोटोप्लाज्म, डेवलप करेंगी स्ट्रांग इलास्टिक लिग्नोसेल्यूलोजिक सेकेंडरी वॉल, कैरी करेंगी वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंस। खैर ऐसे कुछ और एग्जाम्पल बताओ, एक तो बहुत है। प्लांट में कुछ और इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है, हाईलाइट करें। ये देखो लिखा है लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल, जिन्होंने लॉस कर दिया था क्या? कैपेसिटी टू डिवाइड, हाईलाइट करें यहां से। रीगेन कर लिया कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, जैसे रीगेन कर लिया फिनोमेना का नाम डी डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन करना है किसका? मेरिस्टेम। कौन सा? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और कौन सा? कार कैम्बियम। कहां से? फुली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमेटस सेल। कर जब ऐसा होगा तो सच मेरिस्टेम या टिश्यू एबल टू डिवाइड, ये फिर डिवाइड करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे सेल। वो फिर से एक बार लॉस करेंगे कैपेसिटी, लेकिन मैच्योर करके क्या बना लेंगे? स्पेसिफिक फंक्शन। तो नाम क्या होगा? रीडिफरेंस। कह रहा लिस्ट बताओ सम टिश्यू इन वुडी डाइकाट प्लांट दैट आर प्रोड्यूस ऑफ रीडिफरेंशिएशन। बताओ, मैंने एग्जाम्पल बताए हैं कौन कौन से? तो सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, और कह रहा ट्यूमर के बारे में क्या विचार है? ये क्या है? तो ट्यूमर क्या है? ये डी डिफरेंशिएशन होता है। और ये देखो लिखा, ये पिछली साल आया कि पैरेनकाइमा सेल ले लो और डिवाइड करो लैब में और बना लो क्या? नया पौधा। कहते क्या है? प्लांट टिश्यू कल्चर। ये किसका एग्जाम्पल है? तो याद रखेंगे डी डिफरेंशिएशन, इसका एग्जाम्पल है डी डिफरेंशिएशन। पिछले बार आया है। इवन ट्यूमर भी किस में आएगा? डी डिफरेंशिएशन में आएगा। ये पिछली साल आया। कह रहे रिकॉल करो सेक्शन, कहाँ रिकॉल करेंगे, इतना टाइम नहीं है। इवन डिफरेंशिएशन इन प्लांट भी क्या है? ओपन। क्यों? लिखा है टिश्यू एराइज फ्रॉम सेम मेरिस्टेम, क्या बना लेते हैं? डिफरेंट स्ट्रक्चर। यहां से हाईलाइट कर लो। फाइनल स्ट्रक्चर किस पर डिपेंड करेगा? फाइनल स्ट्रक्चर किस पर डिपेंड करेगा? तो कहोगे फाइनल स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा लोकेशन पर। एग्जाम्पल समझो, अगर कोई सेल कहां चली गई है? रूट एपिकल मेरिस्टेम की, तो वो क्या बना लेगी? यहाँ रूट कैप। जबकि अगर कोई सेल बाहर चली गई तो क्या बना लेगी? कह रहा कुछ और एग्जाम्पल दे सकते हो? तो हाँ दे तो दिया है। अगर सेंटर में चले गए तो जाइलम। डेवलपमेंट क्या है? एक लाइन है केवल, जर्मिनेशन से लेकर के मर जाने तक सब क्या है? डेवलपमेंट। ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है तो पीछे देख ही लिया। ये देखो है मेरिस्टेमेटिक सेल है, डिवीजन करेंगे तो कौन सी? प्लाज्मेटिक। फिर डिफरेंशिएशन होगा, मैच्योर सेल बनेंगी, फिर क्या हो जाएगा? डेथ, खत्म।
ये है प्लास्टिसिटी वाला पैराग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट। प्लांट लिखा है डिफरेंट पाथवे करता है, किसके रेस्पॉन्स में, इन्वायरमेंट में या फेजेज ऑफ लाइफ, और बना क्या लेता है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। इसी योग्यता का नाम प्लास्टिसिटी। एग्जाम्पल देखो, हेट्रोफिली कर लो किसमें, काटन, कोरिएंडर और लार्कस्पर। इन सब पौधों में जो जुवेनाइल प्लांट होता है और जो एडल्ट प्लांट होता है उसकी लीफ का शेप क्या होता है, अलग। सामने देखो, ये जुवेनाइल में ऐसा है, एडल्ट में ऐसा है, ठीक। फिर कह रहा है दूसरी तरफ, डिफरेंट इन शेप ऑफ लीफ प्रोड्यूस इन एयर या टेरेस्ट्रियल कंडीशन में, और डिफरेंट इन लीफ इन वाटर, किसमें, बटरकप। ये भी क्या है, हेट्रोफिली ही है, बस किसके चक्कर में है, एनवायरमेंट। और ये भी किसका एग्जाम्पल है, प्लास्टिसिटी। डायग्राम देख के जरा पहचान लीजिएगा, ये डायग्राम आ जाए तो क्या है, जुवेनाइल किसका है, लार्कस्पर। काटन कोरिएंडर लग रहा है ना हरी धनिया है, हरी धनिया है नहीं, किसका है, लार्कस्पर का है। और ये एडल्ट लार्कस्पर है। तो अगर ये पत्ती आ गई एग्जाम में और आपसे पूछेगा ये क्या है, एडल्ट ऑफ कोरिएंडर, एडल्ट ऑफ काटन, एडल्ट ऑफ लार्कस्पर, तो किसका है, एडल्ट। अच्छा इधर देखो, ये पत्ती पत्ती में क्या अंतर है, केवल साइज का अंतर, बाकी तो लगभग एक ही जैसी दिख रही है, तो पहचान नहीं पाएंगे। ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में है और ये कहाँ है, वाटर हैबिटेट, किसका, बटर कप। बस बाकी आगे वही कंडीशंस लिखी है, अगले लेक्चर पर यहाँ पढ़ाएंगे। हमने आपको बुकलेट दे दी है, आप प्लास्टिसिटी से जुड़े लगभग हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, आप उसको लगा लीजिएगा। अगले लेक्चर पर इसको कंप्लीट करेंगे।